नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम एनसीईआरटी की जो 7th क्लास की ज्योग्राफी है उसका 7th चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार। और इसके साथ ही जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी उसमें से आपको एक क्वेश्चन बताना है कि जो वेल्ड छोड़िए, आप ये बताइए, जो पंपास है, पंपास जो घास के मैदान है, ये किस देश में पाए जाते हैं? कि जो पंपास घास के मैदान है वो किस देश में पाए जाते हैं, और ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है? इन दो चीजों का उत्तर आपको देना है। तो आज आगे पढ़ते हैं। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र और आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो विद्यार्थी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं साथ में, उनको जो आरबीएससी की किताबें पहले चलती थी और जिनके कंप्लीट यूट्यूब पे वीडियो मैंने बना रखे हैं, उनको आप जरूर देखना, उनको मिस मत करना, क्योंकि फैक्ट ज्यादा उनमें ही है। मैं बार बार जो आपको चीज स्पष्ट रूप से कह रहा हूं उसको मानिएगा। आरबीएससी की जो किताबें हैं वो उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, और एनसीईआरटी की पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनको अब इन्होंने रीट में साफ साफ लिख दिया कि जो 2021-22 के सेशन में चल रही है किताबें वो पढ़नी है। तो वो तो फिर एनसीईआरटी है, लेकिन आपका जो सिलेबस है एसएसटी वाला, उसके अकॉर्डिंग जो ज्यादा मटेरियल आपको मिलता है वो आरबीएससी से मिलेगा, यानी जो पहले चलती थी। अब तो आरबीएससी एनसीईआरटी जो समझो वो एक ही है। मैं आरबीएससी जब भी बोलता हूं इसका मतलब है 2-3 साल पहले जो किताबें चलती थी वो। तो उन वीडियो को मिस मत कीजिएगा। लगभग 95 घंटे के आसपास तीनों सब्जेक्ट के वीडियो हो जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। और 95 घंटे कोई ज़्यादा नहीं है। पिछला जो आपका रीट का एग्जाम हुआ था, लाइन टू लाइन इसमें से आई थी। स्वामी विवेकानंद ने कोई लाइन बोली, एज इट इज वो आ गई। मतलब डिट्टो पेपर उसमें से छपा, एक लाइन कोई बाहर से नहीं थी, एक लाइन, सिंगल लाइन। तो इस बार एग्जामिनर पेपर बनाएगा तो आरबीएससी तो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैटर तो है उसमें ज्यादा, लेकिन एनसीईआरटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपको चाहे कोई सी भी चीज पसंद हो या नहीं हो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। मेन बात वो है, क्योंकि इनमें मन की बातें नहीं चलती कि मेरा मन ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब जो पढ़ना है तो वो पढ़ना ही है। जिसका मन नहीं करता उसको भी पढ़नी पड़ेगी, जिसका मन करता है उसको भी पढ़नी पड़ेगी। तो बात वही है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप में से कई विद्यार्थी कहते हैं सर हम सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ लें क्या एसएसटी के लिए? तो सिर्फ एनसीईआरटी से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि फैक्ट इनमें बहुत कम है। आप भी देख रहे हो कि फैक्ट कम है इनमें, समझने वाली चीजें ज्यादा। अब ये इतना सारा हम पढ़ेंगे, इसमें से कोई 1-2 पॉइंट निकल के आएंगे। तो झूठी मन को दिलासा ऐसे मत दिया करो कि बस अब चाहे हो या नहीं हो, लेकिन हम तो बस यही पढ़ेंगे। तो झूठी दिलासा देने का कोई मतलब नहीं है। आप उस चीज को, हर चीज को समझ के चलें कि किस चीज में से हमें कितना पढ़ना है। और अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र और आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात और संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों और गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। तो बस्तियां जो है वे स्थान है जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। और क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में से कितने धांसू बन सकते हैं ये आप देख ही रहे हो। इस तरह के प्रश्न तो आरबीएससी की जो किताबें थी वहां भी नहीं थे। मतलब चैप्टर जब आप पूरा पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैटर तो कोई बहुत ज्यादा, इसमें फैक्ट ज्यादा नहीं निकले। और जब क्वेश्चन सोल्व करने लगोगे तो यार ये पूछा कहां से है, मतलब क्या होगा इसका, और पूछा इसी चैप्टर में से है। ये है एनसीईआरटी। आईएएस की तैयारी करने वाला भी एनसीईआरटी को पढ़ता है। उसको पता है कि जो एक समझ विकसित होनी है वो समझ विकसित हो जाएगी बेसिक चीजों की, फिर आगे वो अपनी ऑथेंटिक किताबें जो है उन पे आते हैं। तो बस्तियां क्या है? जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं।
प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों और गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए स्थायी घर बनाना जरूरी हो गया, क्योंकि फसलें जहां उगाएंगे तो उन फसलों की क्या करनी पड़ेगी, देखभाल भी करनी पड़ेगी। देखभाल करनी पड़ेगी तब जाकर के वहां फिर आपको स्थायी घर भी बनाना पड़ेगा। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में जल था और भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी और सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील, हवांगी नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? वे स्थान जहां भवन या बस्तियां विकसित होती है उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं क्या क्या होती है? एक तो जलवायु अनुकूल होनी चाहिए, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी। तो ये चीजें जहां उपलब्ध होगी, प्राकृतिक दशाएं, वहां एक आदर्श स्थिति मानी जाती है बसने के लिए। बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती है। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगल, गर्म और ठंडे रेगिस्तान, पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि और ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं और इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। तो जैसे ठंडे रेगिस्तान वगैरह हैं या घने जंगल हैं या गर्म प्रदेश होते हैं या पर्वत हैं, तो वहाँ ज़्यादातर अस्थायी बस्तियाँ जो है वो देखने को मिलती हैं। और बाकी नॉर्मली आप जो बस्तियाँ हैं अब वो आजकल स्थायी ज़्यादा मिलेगी। ऋतु प्रवास क्या होता है? लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। तो जहां उपयुक्त मौसम लगता है पशुओं के लिए, जहां भी नया चारा उगता है वो वहां आगे चल देंगे। वो ये होता है ऋतु प्रवास। अभी आगे जो मेरी का जन्मदिन था, केक काटने के लिए पूरी कहानी बताएंगे। इसका सार आगे मैं बता दूं क्या है, उसमें पूरा वो सारा पढ़ेंगे। उससे अच्छा ये है, ऊपर दिए गए समाज से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, ग्रामीण और शहरी बस्तियां। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी और पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। प्रकीर्ण का मतलब ही होता है फैलाव। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र, घने जंगल और अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जहां दूर दूर घर फैले होंगे वो ऐसी स्थान ही होंगे कि वहां लोग ज्यादा बसना की कोशिश नहीं करेंगे, जैसे पहाड़ हैं, जंगल हैं या जलवायु जिसमें विपरीत जलवायु हो। और सघन बस्तियां होगी तो लोगों के घर आसपास पास पास होंगे ज्यादा। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म और स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। ये स्टिल्ट का मतलब ये इस तरह से जो आप देख रहे हो इन पर, ये क्यों बनाते हैं इस तरह से? क्योंकि जल का जमाव होता है। तो बिल्कुल नीचे घर बनाएंगे तो अब यहां से ये पानी भी है, ये दिख रहा है जो इधर। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तर्ण आदि का उपयोग कर घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी और शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती है। तो नगरीय क्षेत्रों के लोग निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में कार्यरत रहते हैं। तो ये नगर क्षेत्रों के जो लोग हैं उनका क्या कार्य होता है? निर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र से संबंधित। गांव का इन्होंने बताया कि गांव में किस तरह कार्य होते हैं, शहरों में किस तरह के होते हैं। तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं, अब इसमें मैटर कोई ज्यादा नहीं है इस चैप्टर में। परिवहन। परिवहन लोगों और सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे और अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं।
तो यातायात के साधन के रूप में घोड़ा गाड़ी, घोड़ा भी ये जोरदार ही है। परिवहन, तो ये परिवहन क्या होता है? लोगों और सामान के आवागमन के साधन होते हैं परिवहन। तो अब परिवहन के बारे में, अलग अलग साधन होते हैं, समय के हिसाब से बदलते हैं। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल और ऊंट का ही उपयोग किया जाता है। तो ऊंट पर तो मैं बहुत बैठा हूं बचपन में, ऊंट ने मुझे गिराया भी बहुत है, लगती भी थी, लेकिन क्या फर्क पड़ता था। तो गधे, खच्चर, बैल, इन पर तो नहीं बैठे, लेकिन ऊंट पर बहुत बैठा हूं मैं। दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का। ये क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं, ये एनसीईआरटी की किताबें गले की वो हड्डी है, ना तो निगली जाए ना उगली जाए, ना तो आप इनको छोड़ सकते हो, और पढ़ोगे तो इसमें से ऐसे ऐसे फैक्ट निकल के आते हैं। आप ढूंढ के देख लेना, दुनिया की जितनी भी गाइड में लिखा होता है कि आरबीओसी और एनसीईआरटी पर आधारित, उसमें देख लेना कि कितने फैक्ट आपको अंदर मिल जाते हैं। नहीं मिलेंगे। अब ये फैक्ट, एक फैक्ट है, ये सिंपल है, बहुत सामान्य सा फैक्ट, लेकिन आपको हर जगह नहीं मिलेगा कि दक्षिणी अफ्रीका का जो एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का। ये दक्षिणी अफ्रीका में एंडीज कहां से आ गया? यहां पे इसको काट के, ये गलत है। आपकी किताब के अंदर अगर ये अफ्रीका लिखा हुआ है तो इसको काट के अमेरिका कर लेना, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है वहां है एंडीज पर्वत। तो इसको काट के आप अपनी किताब में सही कर लेना। आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो और उसमें ये अफ्रीका अगर लिखा हुआ है, इसको काट देना, अफ्रीका नहीं है, यहां पर अमेरिका आएगा। तो दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेकों महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया गया है। तो ये देखिए, गलतियां जो है, दुनिया की ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें गलती नहीं हो सकती। इनमें जो इंग्लिश की किताबें हैं उसके अंदर यहां अमेरिका ही लिखा हुआ है इंग्लिश की बुक में। अब वो हिंदी जब अनुवाद किया तो अफ्रीका लिख दिया होगा, वो टाइप अफ्रीका कर दिया होगा। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय और ऊर्जा को बचाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तिब्बत में याक और दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का प्रयोग होता है। भारत में अनेक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है और बहुत शानदार हाईवे है ये। दिल्ली से, ऐसे दिल्ली से आपको मुंबई जाओगे आप, मुंबई से जाकर के और फिर जो है वो आप आ जाओगे इधर चेन्नई की तरफ और फिर इधर चले जाओगे कोलकाता। तो ये हो गया ना चतुर्भुज। परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। सड़क मार्ग, कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। सड़कें पक्की और कच्ची हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थल, वन और ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग, सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। उत्थित का मतलब क्या होता है? थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ। तो इस तरह की जो संरचनाएं हैं, तो ध्यान रखिएगा, सड़कें पक्की और कच्ची हो सकती है। बाकी ये यहां भी सड़कें बनी हुई है। मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। मनाली लेह राजमार्ग। और जो भूमिगत सड़कें हैं उनको भूमिगत मार्ग कहते हैं। और ये फ्लाईओवर का ये हो गया। सड़क मामला में बहुत जबरदस्त हुआ है। जो नितिन गडकरी जी हैं, वास्तव में बहुत बेहतरीन काम किया है, शानदार। अभी भी बहुत
अब हाईवे देखिए कितने शानदार हाईवे हो गए। रेल मार्ग, रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से कम खर्च में लोगों का आवागमन और भारी सामान को ढोने का काम होता है। वाष्प के इंजन की खोज और औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। वाष्प के इंजन की खोज और औद्योगिक क्रांति। डीजल और विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गए हैं, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। जायनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। तो इतनी ऊंचाई पर चलती है ये देखिए, दरअसल जो लहासा तो कहाँ है, तिब्बत में है, तिब्बत की राजधानी। और ये जाइनिंग जो है ये दरअसल चीन की सिटी है। ये इसको हम इस तरह से लिखते हैं, XINING, इंग्लिश के अंदर ऐसे लिखते हैं। तो हिंदी में ट्रांसलेट करके जाइनिंग लिख दिया, लेकिन इसका जो सही में उच्चारण है वो है शीनिंग। अब शी चाहिए ऐसे लिखो, क्योंकि ये चीन वाले हैं, वैसे भी शॉन शिन चान चू ऐसे इस तरह से करते हैं, बोलते हैं, इनके नाम ऐसे ही होते हैं। तो शीनिंग, इसका सही जो उच्चारण है वो शीनिंग है। ये जाइनिंग हिंदी में ट्रांसलेट जरूर है, लेकिन ये उच्चारण नहीं है इसका, इस वर्ड का, इसको ऐसे लिखते हैं। तो शीनिंग जो है ये है चाइना में, और इनके लगभग जो दूरी है बीच में लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास की दूरी है शीनिंग से लहासा के बीच। वैसे लगभग 1956 है, 1956 किलोमीटर के आसपास, लेकिन 2000 के लगभग ही समझ लो आप। तो क्योंकि लहासा तो हो गया तिब्बत में, तो ये जैसे यहाँ है और ये चाइना की तरफ जाकर के शीनिंग तक, यहाँ तक, इस प्रकार से। तो ये दूरी 1956 किलोमीटर के आसपास है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्क तक जाता है। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के, ये देखिए यहां से, और इस तरफ तक व्लादिवोस्क तक, ये जो स्थान है प्रशांत महासागर के तट तक, क्योंकि रूस कितना बड़ा देश है। तो अब इसके बीच में सेंट पीटर्सबर्ग ये हो गया यहाँ से, फिर ये मॉस्को जो रूस की राजधानी है, फिर कजान, येकेटेरिनबर्ग, ट्यूमिन, ओमस्क, नोवोसिबिर्स्क, ये अंगास्क, चीतार, ये कई नाम हैं। तो अब ये क्वेश्चन आपका बन गया कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है कौन सा और कहां से कहां तक? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्क तक। उसके बाद आता है जल मार्ग। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी और बड़े भू आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग और समुद्री मार्ग। नावें, नदियों और झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं जो देश के अंदर हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तर अमेरिका में ग्रेट लेक और अफ्रीका में नील नदी। तो ये जलमार्ग के साधन होते हैं। इतनी लंबी लंबी ये नदियां हैं, इतनी ज्यादा इनकी गहराई होती है और इतना इनकी जो है वो चौड़ाई होती है, तो आराम से जो है वो यहां से नदियां निकल सकती है। तो इनमें आराम से जो जहाज हैं वो चले जाते हैं। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत सरलता से ले जाया जा सकता है। अब आप यहां वाली नदियां मत समझ लेना राजस्थान में, जैसे पश्चिमी राजस्थान की लूणी नदी है, क्या इसमें मैं जहाज कैसे लेके जाऊंगा? मैं यहां से लेके जाऊंगा, अजमेर में नाग पहाड़ से मैं शुरू होऊंगा, मैं यहां से जाता 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 मैं जाऊंगा और कहीं आगे पता चला बाड़मेर के पास जाके नदी लुप्त हो गई।
तो वो नदियां ये नहीं है यहाँ पर। ये ऐसी खतरनाक नदियां हैं, आप ऊपर से हवाई जहाज से भी जब कितनी दूर किलोमीटर से भी जब आप नीचे देखोगे, ये नदियां आपको बिल्कुल साफ दिखेगी और इतनी बड़ी इनकी जितनी चौड़ाइयां दिखेगी कि यार इतनी चौड़ी नदियां हैं ये। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया। उत्तरी अमेरिका में जैसे ग्रेट लेक है, अफ्रीका में नील नदी है। समुद्री और महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल और सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं, जो बंदरगाह हैं उनसे। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन हैं एशिया में सिंगापुर और मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन व केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और यूरोप में लंदन। कितने अच्छे अच्छे नाम लग रहे हैं, ऐसा मन नहीं कर रहा कि एक बार यहां जाके आना चाहिए। कितने अच्छे अच्छे नाम है, पूरे विश्व में बता दिया इन्होंने। तो ये मार्ग पतनों से जुड़े हुए बंदरगाहों से। तो एशिया में जैसे सिंगापुर और मुंबई है, तो इतने महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। उत्तरी अमेरिका में है न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस, दक्षिणी अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, और अफ्रीका में है डरबन और केप टाउन। ये सिटी के नाम भी हैं सभी, और वो स्थान भी जहां बंदरगाह है मुख्य रूप से महत्वपूर्ण। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और यूरोप में लंदन। ये समुद्री मार्ग ही थे कि अंग्रेज जो है वो भारत से सामान भर भर के यहाँ के बंदरगाहों तक ला करके और यहां से ले जाते थे सीधा ब्रिटेन यानी यूरोप तक। फिर आता है वायु मार्ग। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। तो सबसे महंगा जो है वो वायु मार्ग ही होता है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे और तूफान से कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम और दुर्गम स्थानों तक पहुंच सकता है, जहां रेल मार्ग और सड़क मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों और संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने, भोजन, जल, कपड़े, दवाएं बांटने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन होता है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन जो है एयरपोर्ट, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट वास्तव में बहुत शानदार है। मुंबई एयरपोर्ट ये भी शानदार है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और काहिरा, तो ये कई फेमस जो हैं वो एयरपोर्ट है। अब यहाँ पतन से मतलब वो बंदरगाह मत समझ लेना, वो पानी वाला। यहाँ अब ये इंग्लिश में लिखा होगा एयरपोर्ट, उन्होंने पोर्ट का हिंदी अनुवाद दे के कर दिया अनुवाद की पतन। अब पतन का मतलब वहां ऊपर जो था समुद्र वाले हैं वो बंदरगाह से मतलब था, यहां स्थल वाला जो एयरपोर्ट है उससे है। अब आता है संचार। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए और तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। संचार तंत्र ने विकास का वर्णन करता है। संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है चित्र 7.10। तो ये देखिए, अब आजकल कितनी तरह से हम संचार कर सकते हैं, हमारा संदेश दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। ये हो गए, ये जैसे पहले डाकिया वगैरह होते थे। ये जैसे मान लीजिए गांव में कोई सूचना देनी होती थी, ये ढोल पीट के जाता था, ढोल पीटता था ताकि लोग इकट्ठा हो, आवाज़ सुन के फिर वो सूचना देते थे। न्यूज़पेपर वगैरह हो गए। और आजकल टेक्नोलॉजी समझिए, लैपटॉप, इंटरनेट वगैरह, ये फैक्स मशीन, टीवी, कितनी चीज़ें हो गई। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा, मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जन संपर्क माध्यम कहते हैं। कौन से हो गए? जिनसे जन संपर्क कर सकें। जन का मतलब लोग, संपर्क कर सकें वो माध्यम जन संपर्क माध्यम। तो ये जितने भी हैं ये सब आगे। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान, आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेल्युलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना और परस्पर
समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज और सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोग एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण ही आज हम एक वृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। तो कितना फास्ट सर्विस हो गई है पूरी देश दुनिया की। 2 मिनट में आपके पास खबर आ जाती है, 2 मिनट में आप किसी को सूचना भेज देते हो। अब वो बचपन के अंदर कहाँ वो लेटर वगैरह आते थे, कभी जो आपके रिश्तेदार होते थे, कभी मामा जी के परिवार से, कभी किसी परिवार से वो जो लेटर आया करते थे, खत आया करते थे। अब कहाँ वो खत पहले ज़माने में वो थे, अब क्या है, फटाफट व्हाट्सएप पे 2 मिनट में मैसेज कर दिया, ग्रुप बना रखे हैं, ग्रुप में एक साथ मैसेज सेंड कर दिया, फेसबुक पे एक साथ सेंड कर दिया मैसेज, लाखों लोगों के पास में 1 सेकंड में मैसेज चला जाता है। और आज जैसे यूट्यूब है, तो यूट्यूब के कारण इंटरनेट के अंदर इतना क्रांतिकारी बदलाव आया है, तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो। इसके बाद में आप देखिए, ये विश्व के प्रमुख समुद्र और हवाई पतन है। तो अब ये चित्र में बताया गया है, आप इसको, ये इसी प्रकार से ही है इस बुक में बना हुआ। ये रेड वाले वायु मार्ग हैं और बाकी जो हैं जल मार्ग हैं। तो पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वैसे आप देखोगे तो ये देखिए, तो सब स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसमें। तो ये आपका चैप्टर जो है ये हो गए। और इसमें अब ये प्रश्न करते हैं हम, निम्न में से कौन सा संचार का साधन नहीं है? टेलीफोन, पुस्तक और मेज। अब ये पहले प्रश्न में इन्होंने हथौड़ा मारा है और मुझे पता है कि इसका उत्तर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है। मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं आपके उत्तर इसका दिमाग में नहीं आए कि क्या हो सकता है। कोई 1-2% के भले ही आ जाए तो आ जाए, बाकी नॉर्मली नहीं आया होगा। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है और यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? आप इन चारों को वीडियो को स्टॉप करके आराम से सोचो। अब मैं इनका उत्तर आपको बता रहा हूं। अब देखो, कौन सा संचार का साधन नहीं है? टेलीफोन तो है, सबको पता है। इसके बाद पुस्तक और मेज। तो देखिए, पुस्तक भी एक तरह से संचार का साधन ही है। आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, कोई ना कोई जानकारी जो है पुस्तक से मिलती है। तो पुस्तक भी एक तरह से संचार का साधन है। मेज से कोई संचार का साधन किसी भी रूप में नहीं है। अब आपके डाउट यहां पुस्तक और मेज में हुआ होगा। मेज से किस तरह का आप संचार करते हो? किसी भी तरह से नहीं हो सकता। लेकिन पुस्तक भी एक वैसे देखोगे, आपको कोई ना कोई जानकारी देती है, इंफॉर्मेशन देती है, सूचना देती है। तो यह है संचार का साधन। पहले की आप फिल्में, जो 90 के दशक की फिल्में आती थी, ये मिथुन चक्रवर्ती की, अमिताभ की, और भी जैसे ये सुनील शेट्टी की, उस टाइम याद कीजिए कि जो कॉलेज के सीन दिखाते थे, उसमें लड़का लड़की को अगर कुछ कहना चाहता है तो क्या करता था, लेटर लिख के देता था किताब के बीच कि ये मेरी किताब है, तो ये ना आप ले जाओ, पढ़ के मुझे कल वापस दे देना। वो किताब के अंदर दूसरा लेटर लिख के दे देती थी और फिर वो वापस किताब ले लेता था। तो ऐसे सीन याद आ गए 90 की दशक की फिल्में जो उस टाइम थी। पुस्तक भी एक जो है वो संचार का साधन है। हालांकि ये तो ऐसे ही मैंने कह दिया, लेकिन पुस्तक भी एक तरह से आपको सूचना देती है। अब यही मत समझ लेना कि ये संचार था क्या, ये तो ऐसे ही मेरे आ गया याद मुझे तो मैंने बता दी, इसका इससे कोई नहीं है। पुस्तक भी आपको इंफॉर्मेशन देती है। इस संदर्भ में इसका मतलब है कि पूरी तरह गलत कौन सा है, तो वो मेज। कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? फ्लाईओवर तो नहीं है, ये तो ऊपर होता है। एक्सप्रेस वे भी नहीं होगा, सब वे हो जाएगा। किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है? द्वीप पर जाना हो। द्वीप क्या होता है? जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो। तो किससे जाओगे? इससे जाओगे, रेल से, या कार से जाओगे? आप कोई वो तो हो नहीं जेम्स बॉन्ड कि कार लेके चले जाएंगे। भाई जाना तो किससे पड़ेगा?
जहाज से ही। सही उत्तर हो जाएगा जहाज। यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? तो ये तो सबका सही है, बस भी करती है, हवाई जहाज भी करता है, लेकिन साइकिल कोई भी पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली नहीं होती। तो सही उत्तर हो जाएगा साइकिल। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। इंटरनेट, नहर मार्ग, नगरीय क्षेत्र, सघन बस्ती। अब इनको मिलान करो, इधर क्या होगा? अब देखिए, सबसे पहले इंटरनेट की बात करते हैं। ये क्षेत्र जहां लोग उत्पादन व्यापार कार्य करते हैं, निर्मित घरों वाले, स्टील पर, अंतर्देशीय। इधर 5 ऑप्शन है, इधर 4 हैं, तो एक इन्होंने एक्स्ट्रा ही दिया है आपको घुमाने के लिए, पर आप घूमना मत। इंटरनेट का क्या हो जाएगा? संचार का एक साधन। नहर मार्ग का क्या हो जाएगा? इनमें अंतर्देशीय जलमार्ग। और नगरीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा? क्षेत्र जहां लोग उत्पादन व्यापार सेवा क्षेत्र के कार्य करते हैं। और सघन बस्ती का हो जाएगा आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र। ये स्ट्रीट वाला एक्स्ट्रा है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन आप देखिए कितने धमाकेदार बन सकते हैं एनसीईआरटी में से। कितनी जबरदस्त बात है। आप ऐसे प्रश्न आपको आरबीएससी के अंदर भी किताबों में नहीं मिलेंगे। फैक्ट उनमें ज्यादा जरूर है, लेकिन आप क्वेश्चन देखिए कि कम मैटर में से भी एनसीईआरटी के अंदर कैसे प्रश्न हैं। और एग्जामिनर जहां तक मुझे लग रहा है, वो हो सकता है इन पिछले वाले प्रश्नों को देखते भी आपके कुछ क्वेश्चन यहां से डाल दे। भाई 60 में से एसएसटी के 60 प्रश्न आएंगे, उसमें से 50 प्रश्न आपके इन किताबों से, 10% के लगभग मान लो वो शिक्षण विधियों वाले या वो कुछ हो गए होंगे। तो 51 प्रश्न जो आएंगे, हो सकता है वो ऐसे देख ले कि 50 में से मुझे कम से कम 20% तो इन एनसीईआरटी में से देने हैं। ये माइंडसेट अगर उसने कर लिया। कई बार देखिए पेपर जो बनते हैं वो बहुत चीज़ों को देखते हैं। कई बार देखते हैं कि कोचिंग संस्थान के अंदर, क्योंकि जो पेपर बनाते हैं वो है तो इसी दुनिया के, वो भी यूट्यूब चलाते होंगे, उनको भी पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, लोग कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, किस किताब में क्या क्या मैटर लिखे मिलते हैं। तो फिर वो कई बार उनको लगता है कि यार इतना दुनिया भर का मैटर लोग पढ़ा रहे हैं, इससे अच्छा ऐसा करते हैं एनसीईआरटी इनको दे तो रखा ही है कि एनसीईआरटी में से एनसीईआरटी की किताबें उठाई, पिछले प्रश्न पत्र इनमें से हो सकता है इनमें से क्वेश्चन उठा के दे दे कोई, जैसे ये सीधा ये दे दिया, ये दे दिया। अब ये मिलान करने वालों को भी कितने अच्छे प्रश्न बन जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न अगर मिलान करने वाले दे दें तो ये चीज़ है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।